गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 16, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, संडे का दिन होता है तो साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे आर्टिकल्स थोड़े ज्यादा आते हैं, जो हमें करने भी चाहिए हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। क्योंकि अगर आप एग्जाम में जाके देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 100% क्वेश्चन एक्चुअली करंट अफेयर से आते हैं। और करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कुछ स्टैटिक पोर्शन है तो वो भी आ सकता है, बट जो इंस्पिरेशन होती है क्वेश्चन की वो हमेशा करंट अफेयर ही रहता है। तो इसलिए संडे का दिन काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि साइंस एंड टेक वाला पर्सपेक्टिव कवर करता है। अदरवाइज साइंस एंड टेक वाले को अगर आप किसी बुक से करने लगोगे तो आपसे नहीं होगा। ठीक है जी, चलो। तो क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कोको चैनल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें पता ही है कि चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के अंदर में। तो उसमें म्यांमार का एक आइलैंड है कोको आइलैंड, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा H1N1 जो इन्फ्लुएंजा है, जो फ्लू है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अपने थोड़ा बायोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि इसने भी एक बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी यहाँ पे किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राफीन के बारे में बात करेंगे। इसे जो है वंडर मटेरियल भी कहा जाता है। क्या क्या इसकी खास बातें हैं और अभी न्यूज में क्यों है, थोड़ा वो देखेंगे ग्राफीन के बारे में। टी सेल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। टी सेल के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है, नहीं होता है, स्वच्छ भारत मिशन और एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल टॉयलेट्स। ठीक है जी, इनके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, टॉयलेट्स भी एस्पिरेशनल हो सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं सीधा आगे। एक बार फ्रंट पेज पे क्या है भैया, फ्रंट पेज पे तो ये पुलवामा वाला है, इसमें तो नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, ये तो पॉलिटिकल सी न्यूज़ है। अतीक अहमद और उसके ब्रदर को कल लाइव भैया मार दिया गया अनफॉर्चुनेटली। मतलब वो एक इंसिडेंट हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, खैर उसमें भी हम लोग आज सच नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस का काम होता है, कातिल को पकड़ो, मुजरिम को पकड़ो, कोर्ट के सामने पेश करो, एविडेंस पेश करिए, चार्जशीट लगाइए, और चार्जशीट लगाने के बाद जो जुडिशरी करती है वो सब अपने आईपीसी के तहत जो होता है वो रहता है। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, और ये होती है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ पे कोर्ट में भैया सालों साल लग जाते हैं, जस्टिस नहीं मिल पाता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया पुलिस जो है खुद अपने हाथ में जो है सब कुछ ले लेगी और लोगों को मारेगी और वो सारी चीजें। खैर, कभी बाद में बात करेंगे उसके ऊपर हम लोग। टॉप नोच टॉयलेट्स टू अशर इन चेंज क्या है, थोड़ा मैं आगे 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 बताऊंगा आपको, ये इस वाले आर्टिकल में यहाँ से। टॉप नोच टॉयलेट भी, हाँ टॉयलेट भी टॉप नोच होते हैं भैया। ठीक है, और टॉप नोच किस तरह से होते हैं? टॉप नोच होते हैं मतलब बढ़िया वाले टॉयलेट। आप कभी किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाइए, वहां पे जो टॉयलेट होते हैं ना वो होते हैं टॉप नॉच टॉयलेट। और जो ऐसे सड़क के किनारे जो खुले रहते हैं नॉर्मली, वो होते हैं गंदे वाले टॉयलेट, है ना, उसके अंदर सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है, बदबू आती है, बिल्कुल मन नहीं करता। फिर होते हैं स्वच्छ भारत, जो अपने जो जो नॉर्मल वाले रहते हैं, जो सुविधा वाले रहते हैं, राइट। जिसके अंदर नॉर्मल सुविधा होती है अपनी, सुलभ शौचालय जिसको बोला जाता है। ये भी अच्छे होते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं। लेकिन टॉप नोच वाले उससे भी जबरदस्त होते हैं सुलभ शौचालय से। क्योंकि टॉप नोच वाले में क्या होता है, उसके अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको हैंड ड्रायर्स मिलते हैं, समझ रहे हो, टॉयलेट करिए, हाथ धोइए और आप आराम से वहां से हाथ, उसके आसपास आपको ग्रीनरी मिलेगी, पार्क मिलेगा भैया बहुत जबरदस्त वाला। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स की मशीनें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, वेंडिंग मशीन आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। और टॉयलेट यूज करने के बाद आप एसएमएस सर्विस से फीडबैक भी भेज सकते हो, ग्रेफिटी फ्री। आप पब्लिक टॉयलेट में जाइए, वहां पे क्या क्या लिखा होता है टॉयलेट के अंदर, है ना, किसी का मोबाइल नंबर लिखा होता है, किसी का नाम लिखा होता है, गंदी गंदी बातें लिखी होती हैं। तो ये जो नए वाले टॉयलेट बनाए जाएंगे ये ग्रेफिटी फ्री होंगे, कोई पोस्टर नहीं लगेगा, कोई इसके ऊपर कुछ नहीं लिख पाएगा। इन्हें कहा गया है एस्पिरेशनल टॉयलेट, और ये जो स्कीम है 2022 में चलाई गई थी। अब देखिए, अगर आप किसी सड़क पे जा रहे हो, लंबी यात्रा पे, 2-4 घंटे की यात्रा पे जा रहे हो, किसी को बीच में बाथरूम आया, किसी को टॉयलेट जाना है, सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे रोड्स के ऊपर कि सुविधाएं नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि एस्पिरेशनल टॉयलेट स्कीम के तहत हम लोग कुछ कुछ दूरी के ऊपर इस तरह के हाई एंड जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स बनाएं, ताकि महिलाएं स्पेशली और पुरुष भी ऑफ कोर्स वहां पे जाके सर्विसेज का बेनिफिट ले सके। हालांकि ये पेड होगा, फ्री में तो नहीं होगा, लेकिन यस, सुविधाएं बहुत अच्छी वाली मिलने वाली हैं। उसके अलावा जो है वहां पे आप लाइब्रेरीज, कैफे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह अगर वहां पे हैं तो उसके साथ हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो आप जाइए वहां पे, शॉपिंग करिए, खाइए पिए, मौज करिए, थोड़ी देर रेस्ट करिए और अपना टॉयलेट वगैरह का यूज करिए, उसके बाद अपना गाड़ी में बैठ के निकल जाइए। और ये सब गूगल मैप के ऊपर भी आपको अवेलेबल होगा, तो लोकेशन वगैरह आपको देखनी है तो तुरंत आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो एकदम लग्जूरियस टाइप का जो है टॉयलेट बनाए जाएंगे, टचलेस फ्लशिंग होगा भैया, फ्लश करने के लिए टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है,
उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स अलग से बनाए जाएंगे, ऑटोमेटिक जो सैनिटरी नैपकिन जो है वो अलग से लगाए जाएंगे। तो ये जो है चीज अगर हो जाती है ना बाई गॉड, बहुत जबरदस्त चीज होगी। अब और इसमें फोकस यूजुअली कहाँ किया जाएगा, जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, पिलग्रिमेज वगैरह के लिए जाते हैं बहुत लोग, वहां पे इसका ज्यादा फोकस किया जाएगा, है ना। जो टूरिस्ट प्लेस हैं या रिलीजियस डेस्टिनेशन जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं, यार कितनी समस्याएं होती हैं। आप कभी ना कुंभ के मेले में जाके देखना या किसी ऐसे बड़े रिलीजियस इवेंट में जाके देखना, वहां पे आपको पता चलेगा कितनी जरूरत है इंडिया को टॉयलेट्स की, खासकर महिलाएं। तो ये एस्पिरेशनल टॉयलेट स्कीम जो कि 2022 में चलाई गई थी, इसको स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंदर इसको लॉन्च किया गया और अभी इस पे फाइनली काम शुरू हो गया है। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनसे उनसे प्रपोजल्स मांगे गए हैं। सरकार उनको सब्सिडी भी देगी, उनको पैसा भी देगी, गाइडेंस भी देगी। तो अगर कोई लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। कई सारे आईआईटीज वगैरह को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। इट्स सच अ गुड थिंग और लेट्स होप ये जल्दी हो जाए। इंडिया में बहुत जरूरत है भैया इस चीज की। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो स्कीम जो ऊपर आपको मैंने बताई है, ये की गई है अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये प्रीलिम्स में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। जब भी किसी स्कीम के बारे में अगर आपको पढ़ना है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स, आपको क्या पढ़ना है, स्कीम का नाम, आपको पढ़ना है स्कीम का ईयर ऑफ लॉन्च, आपको पढ़ना होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड यू आल्सो नीड टू रिमेंबर द मिनिस्ट्री। ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हो ना, तो प्रीलिम्स में काफी हद तक क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सोल्व हो जाते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2, ठीक है, 2021 से लेके 26 तक का जो है इसका टाइम पीरियड है इंप्लीमेंट करने का, तो अभी इसमें समय है। इसका जो मेजरली फोकस है वो क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सिटीज को गार्बेज फ्री करना है। ये इसका बेसिकली मेन जो है मकसद है। और तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह भी यहाँ पे करना है। और वो सारी चीजें हैं। जो स्वीपर्स होते हैं वो मैकेनिकल स्वीपर्स जो है लाए जाएंगे, जो ह्यूमन स्वीपर्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है स्वच्छता जो है वो एयर पोल्यूशन वगैरह को यहाँ पे टैकल किया जाएगा। जो लेगेसी डंपिंग होती है, मतलब जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, उन सबको रिमूव किया जाएगा। तो ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के अंदर की जो है वो स्कीम प्रोविजंस हैं। ठीक है जी, चलिए। चाइनीज ड्यूअल यूज फैसिलिटी इन म्यांमार, श्रीलंका रेज सिक्योरिटी कंसर्न इन इंडिया। देखिए ये मतलब सबको पता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत चाइना क्या कर रहा है। चाइना बेसिकली इंडिया को सराउंड करने की कोशिश कर रहा है ना। चाइना इंडिया को सराउंड करने की कोशिश कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है, ये हम सबको पता है। तो जैसे यहाँ पे श्रीलंका आ गया, अरे कहाँ भाग रहा है भाई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ गया श्रीलंका, तो श्रीलंका के जैसे हम्बन टोटा पोर्ट वगैरह हो गया वहां पे। इधर म्यांमार में जो है कोकोस चैनल हो गया। इधर जिबूती में उन्होंने अपना बेस बना लिया है। और इधर जो है ग्वादर पोर्ट वगैरह में, और पाकिस्तान का जो सीपीसीबी है। इस तरह से चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। और उसमें एक कोको चैनल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोको आइलैंड है बेसिकली ये, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो सर्कल यहाँ पे बना रखा है इस तरह से, ये जो सर्कल है वो है हमारा अंडमान निकोबार वाला सर्कल है। और ये जो छोटा सा आइलैंड आपको नजर आ रहा है ये है कोको आइलैंड। और यहाँ पे जो पड़ता है दिस इज कोको चैनल। और ये है म्यांमार का। हालांकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल किया करते थे तो ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, बट लेटर ऑन ये म्यांमार को दे दिया गया। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सेफ है। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे अपना पड़ता है क्या, यहाँ अपना पड़ता है श्री हरिकोटा, राइट, जहां से हम लोग अपने सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करते हैं। तो चाइना भैया यहाँ पे कोकोस आइलैंड में बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। उसके कई सारे सर्विलियंस जो मशीनें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे सेटल कर दिए हैं। एक उन्होंने यहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट भी बना लिया है। कहने का मतलब यह है कि कोकोस आइलैंड पे अब पूरी तरह से चाइना की प्रेजेंस हो चुकी है। तो यहाँ से वो हर जगह नजर रख सकता है। हमारे यहाँ पे भी नजर रख सकता है श्री हरिकोटा जो अपना लॉन्च है। उसके अलावा उड़ीसा में जो व्हीलर आइलैंड है अपना, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उसके ऊपर भी नजर रख सकता है, राइट। उसके अलावा अंडमान निकोबार में हमारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रख सकता है। तो यार ये थोड़ा सा मुझे लगता है चाइना का खतरनाक सा मूव है। और इंडिया को डेफिनेटली इसमें कंसर्न होना चाहिए, और हो भी रहा है। क्योंकि कई सारी सैटेलाइट्स इमेज ऐसी आई हैं जो ये दिखाती हैं कि चाइना बहुत भयंकर तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, चलिए। एनसीईआरटी में 25 एक्सपर्ट्स एंड द 16 सीबीएसई टीचर फॉर द सिलेबस रैशनलाइजेशन। आपको सबको पता है, थोड़ी कंट्रोवर्सी थी कि अभी एनसीईआरटी के सिलेबस को थोड़ा अपडेट किया गया है। और जिसमें कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हटा दिया गया है या जिसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, और कुछ नए चैप्टर्स को ऐड किया गया है। तो ये इसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी थी, क्योंकि मुगल्स के बारे में कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया।
ठीक है, उसके अलावा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था गोडसे के द्वारा, उसको कुछ हटा दिया गया। जो गुजरात के अंदर 2002 में राइट्स हुए थे, वहां से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो उसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और ये आरोप लगाए गए थे सरकार के ऊपर कि भैया देखो, आप हिस्ट्री को ऐसे रीराइट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि देखो भाई, ये मैंने अकेले नहीं किया है। एनसीईआरटी का सिलेबस वगैरह थोड़ा सा रिड्यूस करने से पहले मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स की यहाँ पे सलाह ली थी, और उसके बाद हम लोगों ने ये किया है, रैशनलाइजेशन के लिए किया है बेसिकली। रैशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ें बुक्स को, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो कई सारे चैप्टर जो है वो बार बार एनसीईआरटी के अंदर रिपीट किए गए हैं। जैसे आप मुगल्स का चैप्टर को देखें, दिल्ली सल्तनत के चैप्टर को देखें, वो कई सारी क्लासेस में बैक टू बैक रिपीट किए गए हैं, है ना। ट्वेल्थ में भी रिपीट है, नाइन्थ में भी रिपीट है, सिक्स सेवन्थ में भी रिपीट है। तो एक तो इन्होंने ये कहा कि भाई, जब एक चीज को आप एक क्लास में पढ़ा चुके हो तो अगली क्लास में उसके ऊपर उतना फोकस क्यों करें। कुछ नया चीज ऐड करेंगे तभी बच्चे कुछ नया सीखेंगे। और इंडिया में कुछ खास हिस्टोरिकल इवेंट्स या खास हिस्टोरिकल डायनेस्टीज ऐसी हैं जिसपे ओवर फोकस किया गया है, जबकि कुछ डायनेस्टीज का जिसका इंडिया में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी में जैसे चोला एम्पायर है, जैसे विजयनगर एम्पायर है, बहामनी एम्पायर है, इवन आप आसाम वाले एम्पायर को देख लीजिए, इसका बहुत ही कम मेंशन किया गया है, जबकि इनका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी हिस्ट्री में। ठीक है। तो आप क्या करें, मतलब ऐसा नहीं है कि मुगल से सारे चैप्टर रिमूव कर दिए हैं, रूमर कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ चीजें रिमूव की गई हैं जो पिछली क्लासेस में रिपीट की गई थी, और कुछ नए चैप्टर जैसे चोला एम्पायर, असम का जो एम्पायर था, उतना शानदार एम्पायर था वो, और बहुत सारे जो और एम्पायर्स थे उनको ऐड किया गया है। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो हैं भैया, सबको बराबर हक होना चाहिए पढ़ने का, सब चीज़ें। तो सरकार का अपना आर्गुमेंट है, ओपोजिशन का अपना आर्गुमेंट है, वो तो चलता ही रहता है। खैर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंटीवायरल रेजिस्टेंस H1N1 स्प्रेड फ्रॉम द वाइल्ड डक्स टू द चिकन। तो H1N1 क्या है? H1N1 जो है वो एक एक्रोनिम है, किसके लिए? हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडास। ठीक है। ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका N, और इन दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग बोलते हैं H1N1। कभी कभी हम लोग बोलते हैं H1N2, कभी कभी होता है H2N3। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बेसिकली वायरस जो है, वो जो यहाँ पे वायरस है ऑर्थोमॉक्सी वायरस, वो ये कंटेन करता है। और इनके कॉम्बिनेशन से जैसे हम लोग CO2 CO, है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे H5N1 भी है, राइट। तो ये बेसिकली जो H और N है, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसको बोला जाता है, मतलब बेसिकली इट्स अ वायरस। ठीक है। और इसके कई सारे वर्जन्स होते हैं। जैसे होता है ना, अपने आप को वायरल होता है आजकल, हम लोग वायरल बोलते हैं। वायरल इज बेसिकली नॉर्मल बुखार, है ना। तो पैरासीटामोल वगैरह ले लेते हैं, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है। यह सीजनल वायरस होता है, जब गर्मियां से सर्दियां शुरू होती हैं, सर्दियों से गर्मियां शुरू होती हैं, तो बीच में होता है आपको, है ना, सबको होता है, मुझे भी हुआ था 3-4 दिन पहले। तो ये नॉर्मल वायरल है, लेकिन ये नॉर्मल वायरल अब हुआ है भैया, जब ये फैलने लगा था दुनिया में, आधी दुनिया खाली हो गई थी। 1918 में जो है स्पेनिश फ्लू से शुरुआत हुई थी इसकी। लेटर ऑन हमारी बॉडी ने इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया और अभी ये बहुत खतरनाक नहीं है। लेकिन इस एवियन इन्फ्लुएंजा, ये जो इन्फ्लुएंजा है, इसके कई सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, कई सारे वर्जन हैं, जैसे H5N1, H7N9, H9N2, जिसमें से जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे H5N1 है, ये ज्यादातर जो है बर्ड्स में होता है और काफी कंटेजियस होता है। HPA1 जो है, H5N1, मतलब इसका ही नाम है ये पोल्ट्री में यानी कि चिकन्स को होता है, चिकन्स हम लोग जो खाते हैं उसको होता है। तो अलग अलग कुछ जो है वो स्वाइन्स को होता है, जिसे हम लोग बाद में स्वाइन फ्लू कहते हैं। ठीक है। और स्वाइन फ्लू को तो 2009 में पेंडेमिक में डिक्लेयर किया गया था। तो इसी वायरस के अलग अलग जो वर्जन्स हैं, जो अलग अलग उनको इम्पैक्ट करते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि भाई, जो वाइल्ड डक्स हैं, वाइल्ड डक्स, ठीक है, वाइल्ड डक्स के अंदर H1N1 जो है वो स्प्रेड करता है। बाद में वो वाइल्ड डक से चिकन के अंदर कन्वर्ट ट्रांसमिशन होता है, और चिकन को जब हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है बेसिकली H1N1 के स्प्रेड होने का, राइट। एक तो आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये है कि जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, मेडिसिन,
इसके लिए उस मेडिसिन का नाम है, आप यहाँ पे देखिए, एंटीवायरल मेडिसिन है ये, इसका नाम है ओसेल्टामिविर। ठीक है, ओसेल्टामिविर, ये आपका नाम याद रखना है दवाई का, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जब भी हमें वायरल वगैरह होता है हम लोग ये दवाई लेते हैं। समस्या पता क्या है, समस्या ये है, ये दवाई हम लोग इतनी ज्यादा लेते हैं कि हमारी बॉडी में एंटीवायरल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। समस्या ये है। और ये दवाई बाद में क्या होती है, हमारे वाटर सिस्टम के अंदर ऐड हो जाती है, और हमारी जो डक्स होती हैं भैया वो भी वाटर सिस्टम का ही यूज करती हैं, पानी वानी पीती हैं, वहीं पे रहती हैं। तो जब ये दवाई बहुत ज्यादा मात्रा में डक्स की बॉडी में एंट्री करती है, तो डक्स की बॉडी भी जो इस वायरस को लेके ज्यादा वीक हो जाती है, और उनकी बॉडी को वायरस अटैक करता है, बाद में इन डक्स से जो है वो चिकन के अंदर चला जाता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ों को पता होनी चाहिए, इस दवाई का नाम पता होना चाहिए, उसके अलावा जो कंटेंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने प्रोवाइड करवाया है, ये प्रीलिम्स के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। चलो, हाँ, तो ये जो ऊपर हमने लिखा था, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ, जिसने स्वाइन फ्लू वगैरह को डिक्लेयर किया था, तो ये थोड़ा सा इसके लिए आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा ये प्रीलिम्स के लिए कंटेंट दिया है सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, चलिए जी, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, हाँ ये कहता है JWST नियर इंफ्रारेड इमेजिंग रिवील्स अ कॉम्प्लेक्स गैलेक्सी, कॉम्पैक्ट गैलेक्सी। कॉम्पैक्ट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, देखिए कैसे। थोड़ा कहानी आपको बताता हूं मैं। कहानी ऐसी है कि भाई, कहानी यह है कि एडविन हबल ने 1920s में यह पता लगाया था कि हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, और यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर एडविन हबल। तो उन्होंने ये कहा था कि अराउंड 40 बिलियन ईयर्स अगो, वैसे एनसीईआरटी कहता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज नथिंग, एवरीथिंग वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। और इसके अंदर क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम बिग बैंग। दैट इज द वेरी वेल एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी। अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जब बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, बिग बैंग होने के अराउंड 1 बिलियन ईयर्स बाद, 1 बिलियन ईयर्स के बाद जो है वो स्टार्स बने, और फिर बाद में गैलेक्सीज बनी। बट जेम्स वेब ये कह रहा है कि नहीं, वो जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। एक्चुअली बिग बैंग होने के कुछ मिलियन ईयर्स बाद ही गैलेक्सीज बन गई थी। 300 से 400 मिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स, बिलियन नहीं, मिलियन ईयर्स पहले गैलेक्सीज बन गई थी। तो अभी तक जो हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी गैलेक्सीज की, बिग बैंग की और एक्सपेंशन की, वो थोड़ा सा इस जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उसको डिस्टर्ब किया है। और कई सारे साइंटिस्ट लोग इसको बहुत लैंडमार्क डिस्कवरी भी मानते हैं कि अभी तक जो हम लोग ने डिस्कवर किया था भैया वो गलत था, तो कुछ नया साइंस यहाँ पे डेवलप हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो इंफ्रारेड इमेजिंग पे काम करता है। जो पुराने वाला हमारा हब्बल था वो दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो थोड़ा सा जेम्स वेब के बारे में आपको यस आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है वो अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। बहुत पैसा खर्चा हुआ इसके लिए, कम से कम 10 बिलियन के आसपास खर्चा हुआ, 20 साल तो इसको बनाने में ही लग गए। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा, तीनों ने मिलकर इसको बनाया था, और ये फ्रेंच गायना से जो है इसको लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। ठीक है, इसको लॉन्च करने वाला जो रॉकेट था उसका नाम था एरियान 5। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी यस, आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है, थोड़ा सा आप जेम्स वेब के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ें, और एडविन हब्बल, मतलब हब्बल टेलीस्कोप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हब्बल हब्बल टेलीस्कोप के बारे में भी पढ़ें। और इसकी खास बात यह भी है जेम्स वेब की, ये धरती के चक्कर नहीं काटता भाई। ठीक है, जैसे हब्बल काटा करता था, ये एक डिफरेंट है। ये 1.5 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। और जहां पे ये सेट, इसको हब्बल को सेटअप किया गया है, उस जगह का नाम है लैंग्रेन पॉइंट, L2 जिसको बोलते हैं, L2। L2 वो जगह होती है जहां पे सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, मतलब यहाँ पे स्टेबल हो जाता है इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। इट इज मच क्लोजर टू द सन एज कम्पेयर टू हबल, दैट इज वाई इसकी जो डिस्कवरीज होती हैं दे आर मोर क्लियर, और ये इंफ्रारेड का यूज करता है, ये भी बड़ी बात है। चलिए जी, मैग्नेटो रेजिस्टेंस, वन मोर थिंग ग्राफीन डज डिफरेंटली। ग्राफीन को कहा जाता है वंडर मटेरियल।
ठीक है, पहले तो आपको ये पता, थोड़ा ग्राफीन के बारे में आइडिया दे देता हूँ क्या है। ग्राफीन एक सिंगल एटम थिक लेयर है कार्बन एटम्स की, सिर्फ 1 एटम थिक लेयर है, ओनली इतना थिक होता है ना भाई ये, मतलब इट इज हार्ड टू सी इवन, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम होती है, ओनली 1 एटम। तो ये कार्बन के एटम्स होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से जुड़े रहते हैं, लाइक ये आप जो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न में होते हैं, सिंगल सिंगल एटम। और ये वंडर मटेरियल है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस की बात करें, तो बहुत ही जबरदस्त जो है वंडर मटेरियल माना गया। और जब इसको डिस्कवर किया गया था ना ग्राफीन को, ऐसा माना गया था कि पूरी दुनिया का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री स्पेशली। हालांकि अब तक ऐसा हुआ नहीं, बट स्टिल इट्स कॉल्ड अ वंडर मटेरियल, ठीक है, ग्राफीन। तो 1 एटम थिक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर ये बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज द थिनेस्ट, मोस्ट इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंडक्टिव मटेरियल इन द वर्ल्ड है। समझ रहे हो, जबरदस्त करंट पास करता है भैया। वन ऑफन रेफर्ड एज द वंडर मटेरियल फॉर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज। ग्राफीन कुड रिप्लेस इंडियम, ठीक है, जो हम लोग ओलेड डिस्प्ले बनाते हैं ना, मोबाइल फोन वगैरह में यूज होता है, उसके अंदर हम लोग इंडियम का यूज करते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में हम लोग ग्राफीन का भी यहाँ पे यूज करें। उसके अलावा जो एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पेंट वगैरह होते हैं कोटिंग्स की जाती है, जो सेंसर्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा जो डिस्प्लेस वगैरह होते हैं, जैसे आजकल सैमसंग के फोन आते हैं वो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाले, है ना, उस तरह की चीजें। सोलर पैनल में इसका भयंकर तरीके से यूज किया जाता है, डीएनए सीक्वेंसिंग में, ड्रग डिलीवरी में, मतलब इसीलिए जो है इसको वंडर मटेरियल कहा जाता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है। और 1-2 साल पहले केरला की गवर्नमेंट ने जो है इंडिया का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर भी बनाने की बात वहां पे की थी। वो सारी चीजें तो एक तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। हाँ, आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल के अंदर एक नया टर्म यूज किया गया है जिसका नाम है मैग्नेटो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब समझते हो, प्रॉपर्टी होती है किसी को अपोज करने की, और मैग्नेट आप वैसे समझ में आ गया होगा, मैग्नेट होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो पहले ग्राफीन के अंदर डिस्कवर नहीं की गई थी, लेकिन अभी इसको ग्राफीन के अंदर भी डिस्कवर किया गया है, विच इज सच अ अमेजिंग थिंग। क्या होता है आपको थोड़ा बताता चलता हूँ, वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है बट स्टिल थोड़ा आपको बताता चलता हूँ क्या है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं जीएमआर, जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, ये जो मैग्नेटो रेजिस्टेंस होता है, एक जीएमआर होता है, एक सीएमआर होता है, बट हम लोग जीएमआर के बारे में बात करेंगे। जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक कंडक्टर को दो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में सैंडविच किया जाता है। जैसे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है यहां हो गया, दूसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहां पे हो गया, और इसके बीच में कंडक्टर रखा जाता है। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। और जब हम लोग इन दो मटेरियल्स के बीच में मैग्नेट पास करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, हम लोग मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ये इनका कहना है। कहता है व्हेन द मटेरियल्स आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज लो। जब मैग्नेट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो हो जाता है और उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब मैग्नेटिक रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो वो कंडक्टर जो है वो इंसुलेटर बन जाता है। पहले क्या होता था, ये सब प्रॉपर्टी के लिए हमें बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती थी, वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन ग्राफीन वाले केस में हम इसको रूम टेम्परेचर पे ही कर सकते हैं। तो यानी कि किसी कंडक्टर की अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है या रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, अभी आपको स्पेशल लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो सब रूम टेम्परेचर पे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जी दिस ग्राफीन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को सेंस करने के लिए इसका जो है यूज किया जाएगा, और फ्यूचर में बहुत सारी डिवाइसेस में जो है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह होती हैं, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए ग्राफीन के बारे में, और ये थोड़ा प्रोसीजर क्या है। कई बार प्रीलिम्स में इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। चलिए जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट्स इवॉल्व स्ट्रेटजीज टू इवेड टी सेल। देखिए टी सेल के बारे में तो यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने थोड़ा वैसे आपके लिए कंटेंट डाल दिया है। कई बार यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है, ऐसा कई बार देखा गया है। तो टी सेल का जो प्रॉपर नेम होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है।
ये एक व्हाइट जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, उसका ही टाइप होता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त जरूरी होता है। क्योंकि जब कोई अनवांटेड वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम टी सेल्स को एक्टिव कर देता है, और वो टी सेल उसको हमारे सेल्स के अंदर एंट्री करने से रोक देते हैं। ठीक है, तो टी सेल जब एक्टिव होता है उसके बाद एक्टिव होता है बी सेल। बी सेल भी एक दूसरे तरह का इम्यून रिस्पॉन्स का जो है एक सेल होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस वगैरह होते हैं उनसे हमारी रोकथाम करता है। टी सेल बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होता है, और हमारे और मैच्योर के अंदर और होता है थाइमस के अंदर। थाइमस बेसिकली हमारी जो अपर चेस्ट होती है ना, वहां पे एक ऑर्गन होता है, एक थोड़ा सा ऐसे इस तरह का ऑर्गन होता है, वो ट्राइंगल टाइप से का, ठीक है, थाइमस। वहां पे ये मैच्योर होता है, लेकिन बोन मैरो के अंदर वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टी सेल जो बोन मैरो के अंदर होता है यूजली तो ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो टी सेल की बेसिकली मेमोरी होती है, और वो हमेशा मेमोरी एक्टिव नहीं रहती, वो जब जब अटैक होता है तब रहता है। तो जैसे हम लोग जो वैक्सीन लगवाते हैं, तो वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करती है, वैसे ही टी सेल्स भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। तो जिसकी बॉडी में टी सेल काफी अच्छे डेवलप होते हैं, तो वो वैक्सीन का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, ऐसे हमारे बी सेल्स होते हैं, बी सेल भी बोन मैरो के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और ये भी एंटीबॉडीज वगैरह वो जो है डेवलप करते हैं, तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है कि भैया ओमिक्रॉन वेरिएंट्स इवोल्व स्ट्रेटजीज टू इवेड टी सेल। भैया जो ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, ठीक है, भैया बड़े सयाने हैं, बड़े दिमाग लगाते हैं, उन्होंने अभी टी सेल को अवॉइड करने का तरीका खोज लिया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ओमिक्रॉन के कुछ नए वेरिएंट ऐसे आए जिससे हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सके, ऐसा इस स्टडीज के अंदर कहा गया है। राइट, तो क्या कहता है स्टडी? ये कहता है कि सार्स कोव 2 वायरस हैज एबिलिटी टू इवेड CD8 टी सेल। तो सी टी सेल की कई कई वैरायटीज होती हैं, जिसके अंदर एक है CD8, इसको अवॉइड कर सकता है। CD8 क्या करता है हमारी बॉडी में? CD8 हमारी बॉडी में वायरल लोड को रिड्यूस करता है। वायरल लोड को रिड्यूस करता है। वायरल लोड को रिड्यूस करने मतलब यह है कि जैसे आपकी बॉडी में भैया 50 वायरस आए, तो उसको थोड़ा, उसमें से क्या करेगा, 30-35 को इट विल किल, एंड देयर वुड बी ओनली 20-30 लेफ्ट। तो वायरस लोड जब कम होता है हमारी बॉडी में, तो वायरस का इंपैक्ट भी कम होता है। इसलिए कहते हैं मास्क लगाओ। मास्क हो सकता है आपको वायरस से ना बचाए, लेकिन वायरस का जो वायरल लोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंपैक्ट कम होगा, लेकिन क्या ये प्रिवेंशन कर सकता है वो इन्फेक्शन से? नहीं, प्रिवेंशन नहीं कर सकता CD8, लेकिन वायरल लोड को कम कर सकता है। बट जो सार्स कोव 2 है भैया, ये सयाना हो गया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया इसने, और ये अभी CD8 को अवॉइड कर सकता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारा ये जो वायरस है वो भी इवोल्व होता जा रहा है, नए नए तरीके निकाल रहा है हमारी सेल्स के अंदर एंट्री करने के लिए। एक तो ये चीज हो गई। एक जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है वो है MHC1 मॉलिक्यूल। ये इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ये क्या है? जैसे यहाँ पे आप देखें, तो ये तो है हमारी एंटीबॉडी जहां से टी सेल्स वगैरह निकले, और ये होते हैं एंटीजेंस जो वायरस वगैरह पैथोजेंस वगैरह होते हैं। तो हमारे जो एंटीबॉडीज होती हैं, यहाँ पे MCH1 नाम का मॉलिक्यूल एक्टिव होता है, और ये मॉलिक्यूल क्या करता है, वो एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है। एक बार जब एंटीजन अटैच हो गया, तो जो T1 जो हमारे टी सेल्स होते हैं, देन दे किल दिस एंटीजन। तो MC जो MHC है उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, उसको किल करने के लिए टी सेल्स बाद में जो उसको किल करते हैं, तो ये प्रोवाइड कराता है बेसिकली, टी सेल को एक हथियार के रूप में प्रोवाइड करवाता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स हैं, BA1 BA2 ये सब करके हैं, सो दे हैव अ सुपीरियर कैपेसिटी टू सप्रेस MHC1। तो इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। बट यार हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि कुछ और खतरनाक वायरस ना आए। ठीक है, जो चल रहा है भैया वो चलने तो उतना काफी है, और यही खत्म हो जाए, नया तो क्या ही आएगा। खैर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म्ड फॉर द सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज वाला टॉपिक हम लोगों ने लास्ट 2 हफ्ते में कई बार किया है। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि भाई साहब आप इससे बाहर ही रहें, ये पार्लियामेंट का मुद्दा है और हमें पार्लियामेंट में डिस्कशन करने दो, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ द सेम सेक्स मैरिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मेरा काम है इसको स्टडी करना, तो इसलिए मैं बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कम से कम जो है 5 जज होते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दीज बेंचेस आर नॉट अ रूटीन फिनोमिना। जब बहुत खास केस आता है कोई, तब जाके जो है बेंच बनाई जाती है, नॉर्मल सिनेरियो में बेंच नहीं बनाई जाती है। तो आर्टिकल 145(3) वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाने के लिए एक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। व्हेन प्रेसिडेंट सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन अंडर द लॉ, आर्टिकल 143 का ही यूज किया जाता है। ये सारी चीजें लक्ष्मीकांत के अंदर दी हुई हैं। मैं तो आपको हमेशा ये बोलता हूँ, स्टैटिक पोर्शन आप अपने हमेशा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, स्टैटिक पोर्शन आप करंट अफेयर से ना ही पढ़ें तो ही ठीक है। करंट अफेयर सिर्फ करंट न्यूज के लिए ही पढ़ना चाहिए। जो स्टैटिक पोर्शन है, आपने आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं या क्लास नोट्स आपके पास हैं या जो स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास होती हैं, ठीक है, वहां से पढ़ें, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो बस थोड़ा सा आपको ये आर्टिकल्स वगैरह का पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, बस इतना ही था। और इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता आज पेपर में कुछ है दिया हुआ है। ये तो सारी पॉलिटिकल न्यूज़ डाल दी उन्होंने यहाँ पे। ये हम लोगों ने यहाँ पे कर ही लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, राजस्थान में जो है दलित्स और ट्राइबल्स जो है भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दे आर डिमांडिंग मोर रिजर्वेशन। एससीज के लिए दे आर डिमांडिंग फ्रॉम 60% टू 17.8%, और एसटीज के लिए डिमांडिंग 12% टू 13.5%। तो ये एनसीईआरटी वाला थोड़ा हम लोग ने देख ही लिया था। तो यही है आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। कल मिलते हैं और नई एनालिसिस के साथ। आज क्योंकि एडिटोरियल टेक्स्ट सेक्शन तो आया नहीं है, वो संडे को नहीं आता है। खैर, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।